हाँ भाई, तो अपन आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11th के चैप्टर बुक सेकंड के चैप्टर सेकंड पे। शायद इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर होगा इसका 9। इजी सा चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस रिडॉक्स वगैरह और एस ब्लॉक में मिलके मिक्स होके आ जाते हैं। जेई में आते ही हैं, और जो आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आता हो तो सीधे बस टिक मारना हो, इसलिए इसको फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं। भाई हाइड्रोजन, बेसिक बातों से चालू करते हैं। हाइड्रोजन की अकरेंस मिलता कहाँ है भाई? एक चीज बता देता हूँ, हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। पूरे के पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सन, स्टार्स, सब कुछ हाइड्रोजन से बना हुआ है। लेकिन अर्थ पे ये उतना अवेलेबल नहीं है जितना यूनिवर्स में बाकी अवेलेबल है। यूनिवर्स में 70% ऑफ यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन, बट अर्थ्स एटमॉस्फेयर में 0.15%। और जो अपना क्रस्ट है, टॉप 30 किलोमीटर 0 to 30 क्रस्ट में है ये 15.4%। बड़ा नंबर है, पर फिर भी उतना बड़ा नहीं है जितना यूनिवर्स में है। ठीक है, आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। भाई तुम्हारे मन में आवाज गूंज रही होगी आइसोटोप्स की, फिर भी एक बार बताना बनता है। भाई हाइड्रोजन के 7 आइसोटोप्स होते हैं। अपन 3 ही पढ़ते हैं, और उनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं D2O। भाई सुना है ना, हैवी वाटर, H से। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी ऑफ हाइड्रोजन से। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे। भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस का क्या सीन होता है? ये है एनोड कैथोड, यहाँ से जा रहा है बाहर, यहाँ से जा रहा है बाहर, यहाँ से कनेक्टेड है बैटरी से, इसमें भरा हुआ है। भाई क्या सोच लो खुद ही, H2O सबसे चीपेस्ट चीज जिससे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। और H2O वैसे कंडक्टिव नहीं होता, तो इसको कंडक्टिव बनाने के लिए इसमें अपन डालते हैं कुछ एसिड, बेस या सॉल्ट, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, इसमें इस प्रोसेस में कैटलिस्ट डालना होता है, निकल, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कैथोड पे तो आती है हाइड्रोजन, एनोड पे आती है ऑक्सीजन। ठीक है, और बस हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर को अपन इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, और उसमें कुछ कैटलिस्ट डले हो, याद रख लो। अब वैसे जो BaOH ट्वाइस है, इस शब्द को याद रख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये 99.99% हाइड्रोजन देता है, इतनी प्योर। इसको बोलते हैं बेस्ट रिएजेंट फॉर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है बॉश प्रोसेस, ये भी नाम याद रख लो। वही बॉश प्रोसेस में क्या होता है, C+H2O, वही कोयले पे पानी डाल दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, और ये पानी स्टीम है। ठीक है, ये होती है कोल गैसिफिकेशन, और ये होता है रेड हॉट कोक, मतलब इतना गर्म हो जाता है कि वो रेड हॉट लाल रंग का हो जाता है गर्म होकर। भाई लोहा पिघलाते हैं तो रेड और वाइट कलर का नहीं हो जाता क्या, वैसे ही। ठीक है, इसमें निकलती है प्योर हाइड्रोजन,
और इस जो मिक्सचर होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, और इसी को और प्यार से बोलते हैं सिन गैस। सिन गैस फुल फॉर्म में बोले तो सिंथेसिस गैस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये करता है सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। भाई मिथेनॉल का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको कहते हैं सिन गैस। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको बनाने का, वो है बाय पेट्रोकेमिकल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, उन्हीं को पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं CnH2n+2। भाई क्या है ये? एल्केन नहीं है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है 1270 केल्विन, और निकल कैटलिस्ट बाई हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। n कार्बन मोनोऑक्साइड और 3n+1 हाइड्रोजन। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मीथेन ली, मीथेन में अपन ने वाटर डाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गया यहाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें 1270 केल्विन बहुत गर्म में निकल कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब एक और मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। भाई 10th में पढ़ा था ये, 10th या 9th में पढ़ा था शायद। ब्राइन होता है NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, नमक के पानी को ब्राइन बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, NaCl H2O, इलेक्ट्रिसिटी डालनी होती है, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, एनोड पे तो होता है 2Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl2 गैस में निकल जाती है। ठीक है, और कैथोड पे ही होता है +2 इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम, कैथोड पे होता है ये, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनता है, ये भी कैथोड पे ही होता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब कौन सा मेथड? अरे भाई साहब कितने मेथड हैं, अब आ जाते हैं लेबोरेटरी मेथड पे। भाई लैब में काम करते हैं अपने, शायद ये मेथड काम में लेंगे। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। भाई नॉर्मल मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और क्या देता है, अपना सॉल्ट देता है, बस वही वाला रिएक्शन है। ठीक है, सेम जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी देगा, हल्का सा चेंज होगा। क्या सोचो खुद भाई, ये जो जिंक सल्फेट है एक और चीज़ देगी, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, SO4 आ जाएगा अपने पास, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और हाइड्रोजन निकलेगी, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, अब अपन लेते हैं मैंगनीज और HNO3 और मैग्नीशियम और HNO3। भाई ऐसा है, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये हर मेटल के साथ एकदम सिंपली रिएक्ट नहीं करती, ये अपनी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बना देती हैं, N2O, NO2, NO। ये सब सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, जिसमें ये एकदम सीधा सीधा रिएक्ट करती है और एक प्यारा सा सॉल्ट और हाइड्रोजन निकाल देती है सीधा सीधा। ये एक्सेप्शन याद ही रख लेना। अब आ जाते हैं 2NaOH प्लस जिंक gives Na2 ZnO2 प्लस H2। भाई ये है एम्फोटेरिक मेटल्स, जिंक और एल्यूमिनियम, पता है ना, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaAlO2 और हाइड्रोजन। भाई ये तो अपन 10th 9th में पढ़ के आए थे। और एक फाइनल, ये ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है अपनी है तो एसिड ही, H+ डोनेट करेगी तो ये भी सॉल्ट बना लेगी और हाइड्रोजन दे देगी। ठीक है, सिंपल सा है। अब आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक के एक फेमस प्रोसेस पे, जिसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एक तरह से रिडक्शन है। इसमें क्या होता है,
कि जो एल्कीन होती है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है अनसैचुरेटेड। निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट में करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये खुल गई भाई। ये प्रोसेस यूज़ करते हैं डालडा घी बनाने में फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन की हाइड्राइड्स पे। भाई हाइड्रोजन है, हाइड्राइड बनाएगा ही, हर मेटल हर नॉन मेटल सबके साथ हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है। व्हेन एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट और सेकंड, react with H2, they give, सबसे पहले तो इनकी तीन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स बनेगी अब मेन। ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगी आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है। ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होती है इनका होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। भाई एक बार पूछ लिया था एक मेटल हाइड्राइड थी, ये क्या है। अब तुम अपने तीन हाइड्राइड पढ़ेंगे, मेटेलिक, क्रिस्टलाइन और कोवेलेंट। अब कोवेलेंट तो हटा दी, पर मेटेलिक और क्रिस्टलाइन में कंफ्यूजन रहता है भाई, मेटल का कौन सा होगा यार, कौन सा होगा। मेटेलिक में भी मेटल आ रहा है। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स जो होती है वो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्रिस्टलाइन सैलाइन हाइड्राइड्स होती है केवल और केवल एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये याद रख लो, क्रिस्टलाइन एस ब्लॉक। ठीक है। इनमें होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कंडक्टिव इन नेचर होते हैं अगर मोल्टेन स्टेट में या फिर वाटर में हो तो, बाकी ऐसे कंडक्टिव भी नहीं होते। आयनिक कंपाउंड होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक और चीज़ इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो मोर स्टेबल होता है लेस साइज में। जितना छोटा उतना स्टेबल। जैसे लिथियम और बेरिलियम के हाइड्राइड्स। इनके हाइड्राइड्स के एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स के एग्जांपल होंगे LiH, NaH, CSH, RbH, KH, MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। ठीक है। ये सब हो गए इनके एग्जांपल्स। अब बात करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत लेस होता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये पी ब्लॉक वाले ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सब के सब कोवेलेंट एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं H के साथ। ठीक है। और पॉलीहाइड्रो कंपाउंड्स भी बनते हैं इनके, जैसे B2H6 और अमोनिया NH3। ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलिटी है कि जो टिन, लेड और फॉस्फोरस हैं वो मल्टीपल हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि PH3 भी, PH5 भी। एक सेकेंड, एक्चुअली PH5 बनता नहीं है, फिर भी एक बार के लिए बात करने के लिए बता देता हूँ। PbH4, PbH2, ऐसे मल्टीपल हाइड्राइड, समझ रहे हो ना। ऐसे ही टिन भी सेम ऐसे ही करता है। और ये सारे भी कोवेलेंट होते हैं। नीचे जाते जाते आयनिक हो जाते हैं, पर बेसिकली कोवेलेंट ही होते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल मेटालिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पे। भाई इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स मतलब कि इंटर मतलब जो जगह है उनके बीच में, वहाँ घुस के हाइड्राइड बन रही है। ये प्लैटिनम निकल पैलेडियम बताया था ना, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेती है। इनकी जो वॉल्स होती है वो उसको वहाँ अपने अंदर फंसा लेती है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भाई ये एक बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड जो है वो मेटल से कम होती है। भाई हवा भर गई तो ऊपर उठेगा ना। कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं।
मेटेलिक लस्टर होती है भाई, और अजीबोगरीब से हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे TiH 1.5 से 1.8 एकदम ऐसे होल नंबर वाले, ये टबियम हाइड्राइड 2.55 ऐसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ अपने टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स तो हुए ख़त्म। अब अपन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली तो आती है, ये है ओडरलेस, ये है टेस्टलेस, बॉन्ड्स विथ अ पॉप साउंड। भाई बचपन में पढ़ी है ना ये सब चीज़ें, वही सेम पढ़ा रहा हूँ। थर्ड, वेरी वेरी लेस soluble in water। फोर्थ, आयरन, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल एड्सॉर्प्शन ऑन वॉल्स। भाई एड्सॉर्ब कर लेते हैं, बताया है। और वैसे तो अभी तुम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अगर पढ़ के आया तो बहुत बढ़िया, और अगर पढ़ोगे उसमें तो सब समझ में आ जाएगा। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वेरी वेरी लेस है, कितना है पता भी है, 236.96 डिग्री सेल्सियस। भाई इतना इतना कम, मर जाएंगे इतने टेम्परेचर में, तो क्या कर रहे हो भैया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे आते हैं। वाटर एलिमेंट, सॉरी कंपाउंड्स, वाटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर होता है HOH, बेंड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ दो लोन पेयर होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो है 1.18 d। ठीक है, अब वाटर की कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें दी हुई है पहली, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये दो तरह की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, अब जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो होती है किन कारणों से, वो होती है सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कारण होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और जो क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं उनके कारण होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इनको क्या और करने के सब तरीके बता रखे हैं। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस के तरीके जान लेते हैं। और हार्डनेस मतलब ये होता है कि लादड़ नहीं बनता है, मतलब वो झाग होता है ना, झाग नहीं बनता है, नो फोम। टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट्स के कारण, और हार्डनेस डिसअपियर ऑन बॉइलिंग, पहली चीज। सबसे इजीएस्ट मेथड तो है बॉइलिंग, और दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, जो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें अपन डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स, और बनाता है दो वाटर। बॉइलिंग में क्या होता है, जो CaHCO3 होता है वो CaCO3 में प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेता है और H2O बना देता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी भाई ये तो। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस को क्योर करने के मेथड्स पे। भाई मल्टीपल मेथड्स हैं परमानेंट हार्डनेस को क्योर करने के, हर अलग साइंटिस्ट ने अलग तरीका ढूंढ लिया। सबसे पहले मेथड पे आते हैं ट्रीटमेंट विथ सोडियम का, क्या एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट को अपने सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, ट्रीटमेंट विथ Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो क्लोराइड या फिर सल्फेट सॉल्ट्स हैं Na2CO3 उनमें डालते ही बना लेते हैं MgCO3, ये कार्बोनेट। समझ रहे हो ना, कार्बोनेट जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे सेटल हो जाते हैं। अब सेटल हो गए
तो हार्डनेस कहाँ से बनेगी? अब NaCl से हार्डनेस नहीं होती, ये आयनिक सॉल्ट है, ये Na+Cl- में टूट जाते हैं, ये हार्डनेस कॉज नहीं करते, कंफ्यूज मत होना इसमें। सेकंड जो है वो है कैल्गन्स मेथड। भाई नाम दिए हुए हैं, रटने हैं, कोई तरीका नहीं है। इसको बोलते हैं सोडियम हेक्साफॉस्फेट मेथड। क्योंकि इसमें यही चीज़ यूज़ होती है। ये क्या होता है भाई? सोडियम 6 हेक्सा फॉस्फेट 18, ठीक है। ये होता है इसमें। इसमें क्या सीन होता है, 2 Na+ जो है वो निकल जाते हैं और ये एक आयन बना लेता है Na4p6O18 2-। भाई सोचो क्या होगा, इसके आगे मैग्नीशियम में कैल्शियम चिपक जाएगा, सीधी सी बात है। P6O18 2- में आके चिपक गया Na2Mg P6O18 2- और इसमें एक और Mg भी चिपक सकता है भी, और 2 Na+, है ना। बढ़िया मेथड, पर ये चीज़ इतनी काम की नहीं है क्योंकि ये सही में महंगी चीज़ है, लेकिन इसकी एक बात अच्छी है, ये वापस बन सकती है, तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो एक और मेथड हटाया, अब अपन आते हैं एक और नए मेथड पे। इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड या फिर जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस। ठीक है, इसमें लेते हैं अपन सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये वाला सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं इसको अपन, फॉर द टाइम NaZ लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जो NaZ होगा अपन 2 लेंगे, अपन प्लस लेंगे एक मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम जो भी हो, वो बना लेगा Mgz+2Na, और ये तो इतना काम का है कि ये तो तुरंत ही वापस बन सकता है, तो इसको अपन जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मेथड है वैसे। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को सीमेंट प्रोसेसिंग और इन सब में भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो अपना एक और मेथड हुआ यहाँ ख़त्म। अब आते हैं सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ये भाई शैम्पू वाला है फॉर्मूला, R एक बड़ी कार्बन चेन होगी, मेरे हिसाब से C17H35 वाली होगी, इसमें SO3H ग्रुप लगा हुआ होता है, और ये RNA में फॉर्म कर देते हैं इसको NaCl डाल के, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 RNA लेते हैं, उसको वाटर में डालते हैं, तो ये जो Mg+ आयन्स हैं वो बनाता है R2Mg और Na+। भाई ये सब वापस रीयूजेबल हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो RH होता है वो Mg2+ और Mgr2 बना देता है और 2 हाइड्रोजन दे देता है, एसिडिक बन जाता है इससे वाटर। समझ रहे हो ना, H+ निकला तो मेक्स वाटर एसिडिक। तो फिर अपने को क्या करना होता है, इसमें ये अमीन डालना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि RNH3OH, समझ गया, ये OH- ये बेसिक बन गया। तो ये ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर को। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पर आजकल यही यूज़ करते हैं भाई, रीयूजेबल है, क्यों नहीं यूज़ करेंगे। +OH-, फील कर रहे हो, यहाँ आया OH-, यहाँ आया वाटर, H+ और OH-, ये लो, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया और वाटर बन गया। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, आइस। जो आइस होती है ये भी H2O का फ्रोज़न फॉर्म होता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ तुमको बताना ज़रूरी है। 0 डिग्री पे फ्रोज़न रहता है, 4 डिग्री पे इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ये जो होता है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं इसमें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बुक में देख लेना, मैं दिखा देता हूँ भाई।
ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये स्टोरेज, ये टेम्पररी हार्डनेस, ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस। भाई दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 डायमेंशनल हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्डेड एज शोन, और 276 पिकोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और H2O2 का भी स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा होता है, तुमको वैसे बताया था मैंने, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। आइस खत्म, अब H2O2 पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। भाई इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये पेल ब्लू कलर का होता है इन जनरल। अपन इसको काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए अपने को ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, पर अगर ये प्योर होता है तो ये पेल ब्लू कलर का होता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, अगर डर्ट के कांटेक्ट में आया तो। इसको वैक्सी लाइन बॉटल्स में रखते हैं डार्क में, इसको लाइट में भी नहीं रखते, लाइट में डिकम्पोज हो जाता है ये डिकम्पोज बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल है, और बनाता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और वैसे इसको डबल में लेते हैं क्योंकि ये O2 बना के प्योर निकल जाता है, पर अगर नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट के जैसे यूज़ होता है, आजकल इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। आइस हो गया, H2O2 हो गया। अब एक हमारी फाइनल चीज़ पे आते हैं, वो है D2O। भाई D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको प्यार से अपन बोलते हैं हैवी वाटर। इसके बारे में अपन एक और जगह पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स में। भाई ये क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के जैसे यूज़ होता है, ये एक बार जेई में पूछ लिया था, याद रखना, ठीक है। इसके कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं बुक में, D2O C2D2, एकदम नॉर्मल कार्बन कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन बनाता है वैसे इसने बना लिया, और CaOD2 जो CaOH द होल ट्वाइस बनना चाहिए था। तुम देख रहे हो ये एकदम हाइड्रोजन जैसे बिहेव करता है, कोई चेंज ही नहीं, बस सेम हाइड्रोजन जैसे, बस उससे एक प्रोटॉन ज़्यादा है इसमें। एक एल्यूमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन दिया हुआ है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड का, वो भी देख लेना भाई, ठीक है। हैवी वाटर समाप्त। अब हाइड्रोजन इकोनॉमी, भाई लास्ट पेज है चैप्टर का 287, पेज नंबर 287 NCERT, ये पढ़ लेना तुम अपने हिसाब से, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, और हो सकता है जेई में कभी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ पूछ लें। वैसे तो इन जनरल चीज़ें तुमको आती ही होगी, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा एक बार पढ़ लो, मज़ा ही आएगा पढ़ने में। तो यहाँ होता है अपना हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त, क्रॉस लगा सकते हो उस पर, और ये हाइड्रोजन को कर देते हैं अपन क्रश।